वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। कल UFC 312 खत्म हुआ है, उसके बाद थोड़ी बहुत खबरें हैं। वैसे तो मेरे को उम्मीद थी कि बहुत सारी खबरें होंगी, पर खबरें बहुत थोड़ी सी हैं। और आज हम इंडियन फाइट जंकी में एक नया सेगमेंट ऐड करने वाले हैं, जो परमानेंट सेगमेंट तो नहीं है, बट कभी कभी आपके सामने आएगा। और इस सेगमेंट को हम कहेंगे नॉलेज बेस। तो होगा कुछ ऐसा कि हम पहले कॉम्बैट स्पोर्ट की खबरों के बारे में बात करेंगे, और फिर उसके बाद कॉम्बैट स्पोर्ट से हट के कुछ बातें करेंगे। मेरा भरोसा रखिए कि उन बातों को सुन के भी आपका नॉलेज बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ये तभी उसी सेगमेंट में जब पहुंचेंगे तब बात करेंगे, ठीक है। वैसे इसका आइडिया मुझे करमन से आया है। करमन ने हाल ही में एक सवाल पूछा कमेंट में, जिसके बारे में मुझे लगा कि मेरे को कम से कम 1-2 मिनट देना चाहिए उसके जवाब के लिए। मेरे ख्याल से अभी तक सारे के सारे लोग चैनल छोड़ के भाग गए होंगे, तो जो बचे हैं वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। और खबरों से हम शुरू करते हैं। पहली खबर ड्रिकस डुप्लेसिस के बारे में है। ड्रिकस डुप्लेसिस का कहना है कि ही वांट टू फाइट एलेक्स परेरा, पर उससे पहले वो हमजा चिमाएव से फाइट करना चाहता है। आपने एक इंटरेस्टिंग बात देखी कि ड्रिकस डुप्लेसिस कभी भी हमजा चिमाएव से भागता हुआ नजर नहीं आता है। याद है आपको, इसके पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसने बोला था कि आई वुड हैव प्रेफर्ड हमजा चिमाएव बट आई गॉट शॉन स्ट्रिकलैंड एंड दैट इज ओके। आपको पता है ऐसा क्यों? क्योंकि पहले हमजा चिमाएव वाली फाइट ही बनाने की कोशिश की जा रही थी, बट कुछ वीज़ा इश्यूज थे, उसकी वजह से वो फाइट जो है वो फलान्वित नहीं हो पाई। उसी की वजह से शॉन स्ट्रिकलैंड वर्सेस ड्रिकस डुप्लेसिस वाली फाइट हुई। मेरा पहले ही मानना है, अभी भी मानना था कि अगर कोई टक्कर दे सकता है हमजा चिमाएव को तो उस आदमी का नाम है ड्रिकस डुप्लेसिस। ड्रिकस डुप्लेसिस टेक्निकली कमज़ोर नहीं है, बट अनऑर्थोडॉक्स है। कोई और समझे या ना समझे ये बात को, पर मेरे हिसाब से मैंने आपको 4-5 बार अलग अलग एग्जाम्पल देके बहुत अच्छे तरीके से समझाया, आप समझते होंगे। तो दूसरे चैनल वालों को थोड़ा एनलाइटन कीजिए। ठीक, हम चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर अंशुल जुबली को लेकर है, बट अंशुल जुबली वाली खबर के बारे में बात करें उससे पहले मैं बता दूं, आज जो नॉलेज बेस वाला सेगमेंट है उसमें हम बात करेंगे हबीब और कॉडिरोव के रिश्तों की, और फिर उसके बाद करेंगे बात कि आखिर प्रोपेगेंडा कैसे काम करता है। ठीक है, फिलहाल हम अंशुल जुबली पे वापस आते हैं। देखिए, अंशुल जुबली के हारने के बाद कई लोग उसे ट्रोल कर रहे हैं और कई लोग उससे सहानुभूति जता रहे हैं। मैं उन लोगों में से हूं जो अंशुल जुबली के प्रति सिंपैथी तो दर्ज नहीं कर रहा, बट आई एम्पैथाइज विद हिम। दोनों में एक छोटा सा फर्क है जो आप समझते होंगे। आपने एक बात ध्यान दी है, बाकी सारे चैनलों को सबको पता था कि अंशुल जुबली का आप नाम लोगे तो आपको व्यूज़ आएंगे, और उस चक्कर में बहुत सारे वीडियोस बनाए जा रहे थे। बट क्या मैंने ऐसा किया? मैंने तो आपको अंशुल जुबली की जब पहली फाइट हो रही थी तब भी ये कहा था कि इस आदमी के बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं है, क्योंकि ज़्यादा टेप नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता। अब अंशुल जुबली कब हग रहा है कब खा रहा है, इस पर भी अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे ही तो ये काम करना है ना। और ये चैनल मैं सिर्फ और सिर्फ शौक की वजह से करता हूँ, और किसी कारण से नहीं। तो ये चीज़ जो है वो लूही रोटी कमाने के लिए, बच्चापन करने के लिए मैं दूसरा काम करता हूँ, बट ये काम मैं थोड़ा मज़े के लिए करता हूँ, इसीलिए मैंने ऐसा नहीं किया। तो आप कम से कम ये मानिए कि मैं अंशुल जुबली को लेके ईमानदार था, और उसी ईमानदारी के मैं साथ आपको कहता हूँ कि अगर आप अंशुल जुबली को ट्रोल कर रहे हैं ना, तो दैट इज़ नॉट फेयर डूड। तो मैंने अपने दादाजी को नहीं देखा, पर मेरा बाप जो है ना वो नंगे पाँव 12वीं क्लास तक स्कूल आता था। 11वीं में उसने पहली बार फुल पैंट पहना। जब वो फर्स्ट ईयर गया, वैसे स्कूल जो है उसके, मेरे बाप का जो स्कूल है उसके घर से 12 किलोमीटर दूर था। सुनिए, मैं कहानी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर क्यों ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब 12वीं के बाद आगे बढ़ गया ना मेरा बाप, 11वीं में जब पहुंचा तो घर वालों ने पैसे देना बंद कर दिया। तो मेरा बाप इतना होशियार था कि 11वीं में दूसरे लड़कों को पढ़ाता, 11वीं क्लास के ट्यूशन। और क्योंकि मेरे बाप के पास ऐसा कोई घर रहने का था नहीं, तो उन्हीं घर में जाके पढ़ाता। फिर 12वीं में भी ऐसे ही किया। फर्स्ट ईयर जाते जाते तक मेरे पापा को मतलब अच्छा खासा नंबर थे, तो अच्छे कॉलेज मिल रहा था। उस समय कॉलेज फ्री होते थे, उस समय हमारा इंडिया एक नंबर था। बट क्या है कि शहर में रहने के लिए ना थोड़ा बहुत पैसा लगता है। तो मेरे पापा ने बोला कि 2 महीने हैं अभी कॉलेज स्टार्ट होने को, तो मैं ऐसा करता हूँ जिससे थोड़े बहुत पैसे मिल जाए। तो ट्रक में आपने देखा खलासी होता है, एक ड्राइवर के बाजू में एक आदमी लड़का बैठता है जो ट्रक के कांच साफ करने का काम करता है, ड्राइवर का काम करता है ना। नेविगेटर साइड में बैठा रहता है। वो काम किया मेरे बाप ने ताकि वो कॉलेज पढ़ सके। और फिर बाद में पढ़ते पढ़ते बनते बनते मेरा बाप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बना। और मेरे को वो ज़िंदगी दी जब मेरे बाप ने पहली बार ज़िंदगी में चप्पल पहनी थी ना, उस उम्र में मेरे बाप ने मेरे को पहली बार बाइक दिलाई। आप फ़र्क देख रहे हैं? मेरा बाप बिना चप्पल के 12 किलोमीटर चला ताकि मैं 12वीं क्लास में बाइक चला सकूं। मेरा बाप पायोनियर था, मैं ट्रेल ब्लेजर हूँ। आप दोनों में फ़र्क समझ रहे हैं? अगर वो चप्पल से नहीं चला, बिना चप्पल के नहीं चला होता, तो मैं बाइक में नहीं चला होता। ठीक वैसे ही अंशुल जुबली है। अंशुल जुबली ने कम से कम आपको ये तो यकीन दिला दिया ना
कि एक इंडियन यूएफसी तक तो पहुंच सकता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में सबसे बड़ा सपना वन चैम्पियनशिप तक पहुंचना होता था। और मैं तो बता रहा हूँ, वो भी लोग नहीं मानते थे, जाके थाईलैंड में मुay थाई की कंपटीशन ही उनका सबसे बड़ा सपना हुआ करता था। बट आयुषी जुबली ने बताया ना कि वो वहाँ तक पहुँचा जा सकता है, तो इसके लिए तो आप धन्यवाद देंगे ना उस लौंडे को। मैंने कभी उसकी एक्स्ट्रा तारीफ की नहीं, बट इसके लिए तो करने की बनती है ना। वो उस रास्ते में चला ताकि आप में से कोई एक दिन उस रास्ते में दौड़ सके। और हाँ, किसी ने यार ये बकचोदी भी की कि भाई अंशु जुबली ने एक बार कहा था कि वो हबीब को हरा देगा, तो क्या वो उम्मीद करते तुम? अंशु जुबली से पूछोगे तुम क्या हबीब को हरा दोगे, तो बोलेगा नहीं नहीं हबीब मेरे को हरा देगा। दोस्त, आप किसी भी स्पोर्ट्स में जाते हैं ना, तो अपने आप से ये झूठ बोल के जाते हैं कि भाई मैं इसमें सबसे बेहतरीन हूँगा। और ऐसा ही होता, फाइटिंग की दुनिया में कोई फाइटर ये कभी नहीं बोलेगा कि मैं उससे हार जाऊंगा या उससे मेरे को हरा देगा। यार ये वो स्पोर्ट है जहाँ बोल रहे थे कि रोंडा राउजी फ्लॉयड मेवेदर को हरा देगी, और जब रोंडा राउजी से पूछा गया तो बोले हाँ मैं 3 टाइम फोड़ूंगी उसको, है ना। ऐसा ही बोला जाता है इसमें। और एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, जो कि यहाँ बोलना ज़रूरी है। अगर आप हबीब को एज अ फाइटर पसंद करते हैं ना, एज ए इंसान उसकी इज्जत करते हैं, तो हेड्स ऑफ टू यू। बट अगर आप हबीब से इस बात के लिए नफरत करते हैं कि वो एक मुस्लिम है, तो आप चूतिए हैं। पर अगर आप सिर्फ इस बात के लिए उसे पसंद करते हैं कि वो एक मुस्लिम है, तो आप भी चूतिए हैं साहब। मैं यहाँ ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो कमेंट लोगों को उस वजह से बुरा लगा था, इसीलिए वो आज भौंक रहे हैं। ठीक है ना, फैन बनो, अंधभक्त किसी के नहीं बनना। चलो नेक्स्ट खबर जो है वो कनेलो अल्वारेज और टेरेंस क्रॉफर्ड को लेकर है। ये खबर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये खबर मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। मैंने आपको याद है कुछ वीडियो पहले कहा था कि भाई ये शायद ये फाइट ना हो क्योंकि कनेलो अल्वारेज फाइट करने वाला है जेक पॉल से। तो एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा ही था। मैं आपको शुरू से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, कनेलो अल्वारेज और टेरेंस क्रॉफर्ड की फाइट लगभग सितंबर अक्टूबर में तय हुई थी। कनेलो अल्वारेज की टीम ने सोचा, और जो पहले जाऊँ मैं, जो तय हुई थी उसमें टर्की अल शेख शामिल था। अब कनेलो अल्वारेज की टीम ने सोचा कि भाई अपने बीच में जो टाइम है ना, मई जून में, अपन एक और फाइट करवा लेते हैं ईजी वाली। कनेलो उसमें 3 टाइम फोड़ेगा किसी फाइटर को और अपने को पैसा मिल जाएगा। जब ये बात वो लेके टर्की अल शेख के पास गए, तो टर्की अल शेख ने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी मीडियोकर फाइटर से फाइट कराओगे तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर बाद में जब इस टीम ने पैसे के चक्कर में जेक पॉल से फाइट फिक्स कर दी ना, तो टर्की अल शेख की टीम जो है ना वो पगला गई। उनने बोला कि इस आदमी से फाइट करने के बाद हर बॉक्सर की क्रेडिबिलिटी गिरती है, और जब एक बॉक्सर की क्रेडिबिलिटी गिर जाएगी तो उससे टेरेंस क्रॉफर्ड की फाइट करा के हम करेंगे क्या। तो उन्होंने सीधा अल्टीमेटम दिया आपके कनेलो की टीम को कि भाई अगर तुमको फाइट करनी है जेक पॉल से तो जाओ, यू आर फ्री टू डू दैट, बट उसके बाद सऊदी अरेबिया में फाइट की उम्मीद मत करना। उन्हें सिंपली ये कहा कि भाई जाओ जेक पॉल से फाइट करने जाओ, उसके बाद गधे की गांड में जाओ, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता उससे। और कैनेलो भाई जो है ना पूरी ज़िंदगी जो उससे पैसे के लिए जीते हैं, तो उनको समझ में आया कि भाई ये छोटे मोटे मतलब एक्चुअली छोटे मोटे नहीं, $50 मिलियन के आसपास की डील थी जेक पॉल वाली। बट उसको भी पता है कि टर्की अल शेख से उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा। और हाँ, मैं ये भी कह दूँ कि मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती। हर फाइटर को पैसे के लिए फाइट करना चाहिए। बहुत छोटा सा कैरियर होता है, पैसे कमाओ ताकि अपने परिवार को दे सको। इज्जत का देखा ना तुमने, ये रिहोंडे जो अंशु जुबली कर रहे थे, आज थूक रहे हैं उस पर। जिस आदमी की इज्जत अब करना चाहिए, ये उसकी इज्जत तब कर रहे थे। एनीवेज, तो मुझे इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि कनेलो अल्वारेज पैसे के लिए फाइट करता है। पैसे के लिए ही फाइट की जानी चाहिए। तो कनेलो अल्वारेज ने रियलाइज़ किया कि भाई जेक पॉल के चक्कर में उसका बड़ा जो मटका है ना पैसे का, वो चला जाएगा, और उसने वो फाइट कैंसिल कर दी, जबकि वो साइन कर चुका था ये। बट उस कॉन्ट्रैक्ट पे काउंटर साइन नहीं हुए थे, इसलिए वो एक्सिस्टेंस में नहीं आया था कॉन्ट्रैक्ट। बट फिर भी कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर चुका था, उससे फिर भी पीछे हट गया। और फिर अब जो फाइट होगी वो टेरेंस क्रॉफर्ड वर्सेस कनेलो अल्वारेज की होगी। बट उससे पहले एक और टुच्ची फाइट कनेलो को अलाउ की है टर्की अल शेख ने, बट वो भी टर्की अल शेख के प्रमोशन के अंदर ही होगा। सॉरी, सऊदी अरेबिया के प्रमोशन के अंदर ही होगा। मैं बता दूं कि टर्की अल शेख अमीर आदमी है, पर इतना अमीर आदमी नहीं है जिसके पास इतना पैसा हो वो इन सारी फाइट पे लगाए, है ना। वो जो पैसा लगाता है वो सऊदी अरेबिया सॉवरेन वेल्थ फंड है, वो उसका पैसा है। ठीक है ना। इस चक्कर में जेक पॉल भाई बेचारे अकेले रह गए। अब वो फिर दुनिया को चूतिया बनाने के लिए कोई ऐसा फाइटर चूज कर रहा है जिसको वो हरा सके। एनीवेज, अगर उनको कुछ मिलेगा तो मैं बताऊंगा आपको। अब कॉम्बैट स्पोर्ट वाले जो लोग हैं जिनको सिर्फ कॉम्बैट स्पोर्ट की खबरें सुनना है, वो यहाँ से जा सकते हैं। हम अब थोड़ी आगे चल के थोड़ी और बात करेंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा टाइम आपका ना लूँ। तो देखिए, पहली खबर तो इसमें ये है कि करबन ने ये पूछा कि भाई ये हबीब का और कॉर्डेरोव का क्या चक्कर है। तो मैं आपको ना थोड़ी सी एक हिस्ट्री समझाता हूँ।
1989 के आसपास, 1989 और 1991 के बीच जब सोवियत रूस का विघटन हो रहा था ना, जब सोवियत रूस मल्टीपल देशों में कन्वर्ट हो रहा था, तो छोटे छोटे देश उससे निकल के आ रहे थे, जिनको आप तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, दागिस्तान, चेचेनिया के नाम से जानते हैं। और भी थे, जॉर्जिया था उसमें, स्लोवेनिया था उसमें, यूक्रेन था उसमें, और भी देश थे। तो ये सारे के सारे देश जो हैं वो सोवियत रूस से निकल के बाहर आ रहे थे। पर इन्हीं के साथ एक रशिया नाम का देश भी तो आ रहा था ना बाहर, एक बड़ा सा रशिया देश। तो उसके अंदर ही चेचेनिया और दागिस्तान थे। तो चेचेनिया और दागिस्तान को एक ऑटोनोमस स्टेट बनाया गया, जहाँ पे चेचेनिया और दागिस्तान जो है ना अलग देश भी हैं और नहीं भी हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। चेचेनिया और दागिस्तान में सारे मामले जो है वहाँ के लोकल लोग देखते हैं, बट विदेश नीति और सुरक्षा जो है वो रशिया के हाथ में है, ठीक है ना। तो दागिस्तान और चेचेनिया जो है ये मुस्लिम इलाके हैं, राइट। और जो रशिया के जो कॉकस स्टेट हैं, जो सदर्न कॉकस स्टेट हैं, उनमें से ज़्यादातर मुस्लिम इलाके हैं। तो चेचेनिया में उस समय कुछ लोगों को लगा कि भाई अपन आज़ाद हो ही रहे हैं तो पूरी तरह आज़ाद हो जाए। और जब ऐसा कुछ होता है ना, तो हमेशा जब केओस की स्थिति होती है तो वही संगठन टॉप पे आता है जो पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड हो। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ईरान में 1979 में क्रांति हुई। क्रांति करने वाले आयतुल्लाह खुमैनी के लोग नहीं थे, पर क्योंकि वो संगठन सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज था, इसलिए सत्ता उनके हाथ में आई। ठीक वैसे ही जब क्रांति की बात चालू हुई चेचेनिया में, तो किसके हाथ में पावर आई? रेडिकल जो एलिमेंट थे ना, जो कट्टर मुस्लिम अपने आप को बोलते हैं ना। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी से भी मिले ना कि मैं तो बहुत बड़ा कट्टर मुस्लिम हूँ या मैं बहुत बड़ा कट्टर हिंदू हूँ, अगर आप उसके साइड जा रहे हैं ना, तो आप 180 डिग्री टर्न लेने का है और दूर जाने का है। इन लोगों में क्या है, वायरस इन्फेक्टेड लोग रहते हैं, खुद तो बर्बाद होते हैं, दूसरों को भी करते हैं। आप हर धर्म को समझेंगे ना, तो हर धर्म की जड़ में मोहब्बत है। बहुत सिंपल सी बात है यार। अगर तुम अल्लाह को मानते हो तो हर हिंदू को भी तो अल्लाह ने बनाया है, और अगर तुम भगवान को मानते हो तो हर मुसलमान को भी भगवान ने बनाया है। तो फिर भगवान की बनाई हुई किसी और चीज़ से तुम इतनी नफरत कैसे कर सकते हो? एनीवेज, ये चूतियापन नहीं ये मतलब ये बातें नहीं समझेंगे चूतिए, तो अपन उनको समझाने की कोशिश भी नहीं करते। हम वापस से आते हैं। तो क्या हुआ कि कट्टर लोग जो हैं उनका कब्जा हो गया चेचेनिया के टॉप पे, और उन्होंने वॉर की घोषणा कर दी रशियन स्टेट के खिलाफ। और ये वॉर की घोषणा उन्होंने उस वक्त की क्योंकि एक्चुअली वो बेवकूफ़ी भरा कदम नहीं था, वो इंटेलिजेंट कदम था, क्योंकि उस समय ही रशियन स्टेट सबसे कमज़ोर थी, क्योंकि अभी अभी वो लोग अलग अलग देशों में बट रहे थे। तो शुरुआत में कुछ देर तक इन जो जो रेडिकल एलिमेंट है उनका कब्जा हो गया चेचेनिया में। और ये जो रेडिकल एलिमेंट है ना, उनमें से एक आदमी का नाम था कॉडिरोव। ये कॉडिरोव ये वाला कॉडिरोव नहीं है जिसको हम समझते हैं, ये कॉडिरोव, ये वाले कॉडिरोव का बाप कॉडिरोव है। अब इसी के बाद से हम उसको बाप कॉडिरोव के नाम से जानेंगे। तो क्या हुआ कि बाप कॉडिरोव शुरुआत में तो इन लोग के साथ रहा, और बाद में वो रियलाइज़ किया कि ये देश को पूरी तरह बर्बाद कर देंगे, क्योंकि ये ना औरतों का बाहर जाना बंद करने वाले थे, ये बच्चों का स्कूल जाना बंद करना चालू कर दिया था इन्होंने। पर कट्टर लोगों को हमेशा नॉलेज से बहुत दिक्कत रहती है। तो कॉडिरोव जो है धीरे से जाके मिल गया बोरिस येल्त्सिन से, उस समय जो वहाँ का चीफ हुआ करता था, राष्ट्रपति हुआ करता था रशियन फेडरेशन का। और फिर उनने इसके साथ मिल के इन लोगों को डेसिमेट कर दिया। ये जो वॉर है ना, ये वॉर आप समझ लीजिए 91 से स्टार्ट हुई, 94 तक चली। और उसके बाद जब येल्त्सिन को समझ में आया तो उन्होंने बड़े कॉडिरोव को यहाँ का प्रेसिडेंट बना दिया, क्योंकि भाई तुम ही कंट्रोल करो इन लोगों को। तो भाई बड़े कॉडिरोव का यहाँ पे कब्जा हो गया। बड़े कॉडिरोव को ये जो रेडिकल एलिमेंट थे ये पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे और आज भी नहीं हुए। तो इन्हीं में से कुछ लोगों ने बड़े कॉडिरोव को, बाप कॉडिरोव को निपटा दिया। उसके बाद बाप कॉडिरोव से सत्ता जो है बेटा कॉडिरोव पे आ गई, जिसको हम आज जानते हैं। क्या ये अच्छा आदमी है? नहीं है। क्या ये डिक्टेटर है? हाँ है। पर क्या ये वहाँ के लोगों के लिए हर चीज़ में बुरा नहीं है? कई चीज़ों में अच्छा भी है। इतना अच्छा है कि दागिस्तान एक नेबरिंग स्टेट है, पर इस आदमी की दागिस्तान में भी इज्जत अच्छी है। इस आदमी को कई लोगों की मौत का जिम्मेदार माना जाता है, और मैं मानता हूँ कि हाँ, ये कई लोगों की मौत का जिम्मेदार है। बट भाई लोग इस आदमी को जो सबसे बड़ा विलेन बताते हैं ना, वो है अमेरिका वाले। मैं अमेरिका के कुछ दोस्त गिना दूँ आपको अभी अभी। अल सीसी जो है वो इजिप्ट का शासक है, उसने इससे कहीं ज़्यादा लोगों को मारा है, बट वो अमेरिका का फ्रेंड है। सद्दाम हुसैन याद है आपको? सद्दाम हुसैन 1990 तक अमेरिका का दोस्त था, तब तक ठीक था। जब दुश्मन बन गया तो सबका दुश्मन बन गया। पोल पॉट का कभी नाम सुना है? वो भी अमेरिका का दोस्त था। पोल पॉट इतना बड़ा हरामखोर था कि बेचारे ने साले ने एक दिन डिसाइड किया कि सारे होशियार लोगों को मारना है कंबोडिया में, तो जिस आदमी ने चश्मा पहना उसको निपटा दिया उसने। इसके साथ कौन था? अमेरिका वाले थे। कभी चिली नाम की कंट्री का नाम सुना है? चिली में एक
30 साल तक एक अगोस्तो पिनोशे नाम का डिक्टेटर था जिसने 30,000 लोग पर ईयर मारे। आपको पता है इसका साथ कौन दे रहा था? अमेरिका दे रहा था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कॉर्डिराव अच्छा है, बट जिस दुनिया में कॉर्डिराव जी रहा है ना, वो उस दुनिया के लिए वो नॉर्मल है। इसीलिए उसके दागिस्तान के फाइटर जैसे कि हबीब से भी अच्छे रिश्ते हैं, और चेचन फाइटर जैसे कि हमजा चिमायव से भी अच्छे रिश्ते हैं। ये बात अलग है कि वो कॉम्बैट स्पोर्ट का कुछ ज़्यादा दीवाना है, इसलिए कॉम्बैट स्पोर्ट के फाइटर से कुछ ज़्यादा ही चिपक के रहता है। ठीक है ना भाई लोग? चलो आखिरी खबर की तरफ समझते हैं, पहुंचते हैं। खबर नहीं है एक्चुअली, ये नॉलेज बेस का सेकंड सेगमेंट है, समझ लो आप एक प्रकार से। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि प्रोपेगेंडा कैसे काम करता है। प्रोपेगेंडा में क्या होता है कि आपको झूठ बोला जाता है, बार बार झूठ बोला जाता है, बार बार झूठ बोला जाता है, इतना झूठ बोला जाता है कि आप उसी झूठ को सच बनने समझने लगते हैं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल अभी जो फिलिस्तीन इसराइल का मुद्दा है उसमें है। क्योंकि आपको, मेरा मानना है कि कई लोगों ने कमेंट में जो करे ना कि भाई मैं इसराइल के साथ हूँ और मैं ऐसा हूँ, मैं मेरे ख्याल से जितने भी लोगों ने इंडिया में जितने भी लोगों ने कमेंट किया ना जो इंडिया को बिलोंग करते हैं, उनमें से 70-75% जो लोग हैं वो सही जगह पे हैं। बट कुछ लोग हैं जो बिल्कुल रेडिकलाइज हो चुके हैं और वो इसराइल के पक्ष में हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग गलत इंसान हैं। मेरा मानना है कि उन सब में, क्योंकि वो मेरे ख्याल से 25 साल की उम्र के आसपास के हैं, 30 साल से उम्र कम है, तो शायद थोड़ा बहुत नॉलेज कम है। और तो और उनको दिन रात टीवी पे जब यही दिखाई दे रहा है कि इसराइल हीरो है और फिलिस्तीन विलेन है, तो वो इसी को समझेंगे ना। और आजकल हम किताबें पढ़ना बंद कर दिए हैं, तो लगातार हम प्रोपेगेंडाइज्ड होकर गलत जगह पे खड़े हो गए हैं और उसी गलत जगह को सही समझ रहे हैं, जबकि हम गलत इंसान नहीं है। ये लोग प्रोपेगेंडाइज हैं, इनको भी पता है। इसीलिए जब इनसे कहा जाता है कि एक्चुअली अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो मेरा ईमेल है, आप ईमेल करिए, हम बात करते हैं। तो इनमें से कोई भी आदमी ईमेल नहीं करता है। पता है आपको क्यों? क्योंकि इनको भी पता है कि सच क्या है। क्योंकि कमेंट में कायर की तरह कमेंट करके भाग निकलना बहुत आसान है, बट जब कोई सामने वाला काउंटर आर्ग्यूमेंट दो और वो आपको बोले कि भाई अब बताओ, तो वो दिक्कत है। जबकि जिसने भी मुझे कॉल किया मैंने हमेशा उससे इज्जत से बात की, और मोस्टली मेरे कन्वर्सेशन के 20-25 मिनट में वो आदमी समझ गया कि सही क्या है गलत क्या है। उसने थैंक यू बोला और मैंने जाने दिया। खैर, ये तो हो गई सिंपल सी बात कि प्रोपेगेंडा कैसे काम करता है। मैं उसको आपको एक करंट एग्जांपल दिया है जो कि ये था। मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ जिसके बाद आप समझ जाएंगे कि एक्चुअल में ये काम कैसे करता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि इसमें आपके सामने झूठ बोला जाता है, बार बार झूठ बोला जाता है, और इतना झूठ बोला जाता है कि आप झूठ को ही सच समझने लगते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और उसके बाद उसको 5 सेकंड दूंगा आपको, और आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि उसका पहला जवाब आपके दिमाग में क्या था। आप सवाल ध्यान से सुनिएगा, मैं उसके बाद आपको 5 सेकंड दूंगा। सवाल ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर किस देश ने जीती थी? या सिंपल शब्द में कहा जाए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में को जीतने में किस देश का सबसे ज्यादा योगदान था? अब 5 सेकंड आपके पास है। 5, 4, 3, 2, 1। अब आपके दिमाग में जो आंसर आया है ना, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मेरे हिसाब से अगर इस वीडियो को वैसे 4-5 ही लोग बचे होंगे अभी तक, 10 लोग मान भी लें हम, तो जो 10 लोग हैं ना, उनमें से 7 का आंसर होगा अमेरिका, है ना? सबको लगता है कि अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आए और जीत गए, अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आए और हम जीत गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में कभी और बात करेंगे, पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में आपको मैं 2 आंकड़े देता हूँ। सबसे पहला आंकड़ा मैं आपको देता हूँ कि अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 4 लाख सैनिक खोए। कितने? 4 लाख। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। पर वैसे 90,000 के आसपास इंडिया ने भी खोए, बट इंडिया को कोई याद रखता है? खैर छोड़िए, ये टॉपिक नहीं है कि इंडिया के कितने खोए, पर 4 लाख लोग मरना एक बड़ी घटना है, एक बड़ा नंबर है। तो अमेरिका ने सेक्रीफाइस तो किया, बट मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा, वैसे अमेरिका ने जो 4 लाख लोग खोए वो जर्मनी से लड़ते हुए खोए, इस बात पे कोई शक और दो राय नहीं है। आपको पता है जर्मनी से लड़ते हुए एक देश ने इससे भी ज्यादा खोए? 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 60 गुना। अमेरिका ने जहां 4 लाख लोग खोए, रशिया ने वहीं 2 करोड़ 30 लाख लोग खोए। एक बार फिर से कहता हूं मैं, अमेरिका ने जहां 4 लाख लोग खोए, वहीं रशिया ने 2 करोड़ 30 लाख लोग खोए। तो अब आपसे फिर से सवाल पूछता हूं कि एक्चुअली रशिया और सॉरी जर्मनी को हराने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? अब आप कह सकते हैं कि भाई यार ज्यादा लोग मरे उससे क्या फर्क पड़ता है, पर किसने ज्यादा जर्मन मारे ना, वो वही होगा एक्चुअली ज्यादा रिस्पॉन्सिबल जीत के लिए। मैं कहूंगा बिल्कुल सही। अब अगर आप जर्मन आंकड़ों पे जाएं तो आपको पता चलेगा 2 इंटरेस्टिंग बातें। अमेरिका और अमेरिका के दोस्त यानी कि इंग्लैंड और फ्रांस से लड़ते हुए
जर्मनी की सेना का 10 में से केवल एक सैनिक मारा गया। जी हाँ, केवल 10% जर्मन सैनिक इन लोगों के हाथों मरे। बाकी 90% सैनिक किसके हाथ मरे? रशियंस के हाथ मरे। तो रशियंस ने ना सिर्फ सबसे ज्यादा लोग खोए बल्कि 90% जर्मन्स को मारा, जर्मन सैनिकों को मारा। अब बताओ कि कौन वर्ल्ड वॉर जीता, सेकेंड वर्ल्ड वॉर? मेरे हिसाब से तो रशिया जीता, क्योंकि आंकड़े कहते हैं कि रशिया ने जीता। बट हमें बचपन से जो प्रोपेगेंडा सुनाया जा रहा है, क्योंकि खुद कुछ पैसा दिया गया होगा यहाँ के लोगों को भी, जो ऐसा बताते हैं कि भाई अमेरिका आया और वर्ल्ड वॉर जीत गया, है ना। तो ये बात हमारे दिल में अंदर तक घुस गई है। पर जैसे ही हम दुनिया में ना 2 किताबें पढ़ते हैं, तो ये हमारा जो मुगालता है ना तुरंत उतर जाता है। तो मैं आपसे ना सिर्फ एक सलाह दूंगा कि कभी भी कोई भी कुछ भी बात कहे ना, हमेशा उसको क्वेश्चन कीजिए, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। हमेशा आप लोगों को ट्रस्ट कीजिए, बट वेरीफाई कीजिए जो भी बात आपके सामने आ रही है, तो आप बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। एनीवेज, अगर कोई अभी तक है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि मैंने पूरा वीडियो देखा। और दोस्त, तुमको अगर लगता है ना कि इजराइल सही है, तो हो सकता है कि तुम अच्छे इंसान हो बट प्रोपेगेंडाइज्ड हो। तो मुझसे बात करना और टफ से टफ सवाल पूछना, कठिन से कठिन सवाल पूछना। मैं तुमको तुम्हारे सवालों के जवाब भी दूंगा और पूरी इज्जत भी दूंगा। मेरे कोई दुश्मन नहीं है तुम लोग, है ना। चलो, अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। ये थे इंडियन फाइट जंगी। लड़ेंगे, जीतेंगे।